नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बिडन एकेडमी बूचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों अपने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे क्लास 12th बायोलॉजी की, और इसमें बच्चों अपने जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे 5th वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसमें बच्चों हमने लास्ट अपना जो टॉपिक था वो मेंडल के नियमों पर अपने चर्चा कर रहे थे या मेंडलवाद पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपने दो नियम पढ़ चुके थे बच्चों। एक तो अपने पढ़ा था प्रभाविता का नियम और दूसरा पढ़ा था पृथक्करण का नियम। तीसरा नियम आता है स्वतंत्र अपवहन का नियम, या फिर अपने उस स्वतंत्र अपवहन का जो नियम है उस नियम की बात करें तो उसको अपने बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। यानी अपने पहले बच्चों बात की थी, अपने एक नंबर जो नियम पढ़ा था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम अपने पढ़ा था बच्चों पृथक्करण का नियम, या फिर इस पृथक्करण के नियम को बोलते हैं बच्चों विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर इसको अपने बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ ए सेग्रीग्रेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ ए गैमेट्स। तीसरा अपने पास आता है बच्चों स्वतंत्र अपवहन का नियम, स्वतंत्र अपवहन का नियम, या फिर इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश के अंदर लॉ ऑफ ए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये अपने पास दो नियम थे। इसमें से जो बच्चों ये दोनों नियम हैं, ये नियम होते हैं एक संकर संकरण पर आधारित, एक संकर संकरण पर आधारित थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है बच्चों, यहां पर अपने बात करना चाहे तो ये आपको एक हेडिंग और मिल सकती है, एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति। अपने बच्चों जो एनसीईआरटी के अंदर हेडिंग मिलेगी ना, वो हेडिंग मिलेगी एक जीन की वंशागति, और उसके अंदर बच्चों हमें दो नियम पढ़ने को मिलते हैं, मेंडल के प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। इसके अंदर ये एक संकर संकरण पे आधारित है। इसमें से प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण की F1 पीढ़ी पे और पृथक्करण का नियम F2 पीढ़ी पर आधारित होता है। तीसरा आता है बच्चों अपने पास स्वतंत्र अपवहन का नियम। अब स्वतंत्र अपवहन के नियम के बाद में जो अपने फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर बात करें तो बच्चों यह है द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण या उच्च संकर संकरणों पर आधारित होता है, संकरणों पर आधारित होता है, आधारित होता है। भी आपने इसमें बात की थी एक संकर संकरण एक लक्षण की वंशागति का या फिर एक जीन की वंशागति का अध्ययन करते हैं, तो ये बच्चों क्या होता है, एक जीन की वंशागति पर आधारित है या फिर एक संकर संकरण पर आधारित है। जबकि ये क्या होता है बच्चों द्विसंकर संकरण पर, या द्विसंकर से जो टाई हाइब्रिड आ गया या फिर चार संकर संकरण आ गया, इस प्रकार से जो बहुसंकर संकरण उस पर यह आधारित है। अब देखो इसमें आपको एक अन्य हेडिंग ये मिल सकती है बच्चों, इसके अंदर मुख्य दूसरी हेडिंग मिल सकती है अपने को दो जीनों की वंशागति, दो जीनों की वंशागति। एनसीईआरटी में हमें हेडिंग मिल सकती है एक जीन की वंशागति, जिसमें दो नियम पढ़ने हैं, और दूसरी हेडिंग मिलेगी बच्चों दो जीनों की वंशागति, जिसमें हमको पढ़ना है बच्चों स्वतंत्र अपवहन का नियम। अब देखो ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि जब एक से अधिक जीन एक साथ मिलकर वंशागत होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण प्रकट करते हैं। तो जैसे अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं मेंडल की, अगर बात करें तो मेंडल ने भी यही बताया था। मेंडल ने गोल पीले बीज, गोल पीले बीज वाले जो पादप था, उन गोल पीले बीज वाले पादपों का संकरण करवाया था
झुर्रीदार हरे बीज वाले पादपों से। एक देखो बीज की आकृति, बीज की आकृति का लक्षण है। बीज की आकृति कैसी है? प्रभावी है तो गोल है, अगर अप्रभावी है तो बच्चों कैसी है? झुर्रीदार है। दूसरा लक्षण था बीज चोल का रंग। बीज चोल का रंग प्रभावी है तो बच्चों पीला और अप्रभावी तो झुर्रीदार। अब देखो लक्षण कितने लिए हैं यहाँ पर? दो लक्षण लिए। एक तो कौन सा ले लिया बच्चों? बीज की आकृति का ले लिया, और दूसरा ले लिया बीज चोल का रंग। जब दो लक्षणों को लेकर हमें वंशागति का अध्ययन करते हैं या संकरण की क्रिया करवाते हैं, तब वो कहलाती है बच्चों द्विसंकर संकरण। और द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम कौन सा है? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। अब देखो गोल बीज वाले पादप को अपने आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। पीला जो रंग है इसको बच्चों अपने वाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। झुर्रीदार जो बीज होता है इसकी अपने स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और जो हरा रंग है बीज चोल का उसको बच्चों अपने स्मॉल वाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो आर है, ये आर क्या कर रहा है बच्चों? ये आर बीज की आकृति का निर्धारण कर रहा है। ये जो आर जीन है ये बीज की आकृति का निर्धारण कर रहा है, लेकिन इसके साथ क्या है बच्चों? ये वाई जीन है जो बीज चोल के रंग का निर्धारण कर रहा है। तो ये जो आर वाला जीन है ना, वो इस वाई वाले जीन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ये आर जीन प्रभाव केवल किस पे डालेगा? इस स्मॉल आर पे डालेगा। इसी प्रकार ये जो वाई वाला जीन है या कलर वाला जीन है वो बीज की आकृति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ये जो प्रभावी वाई है ये किस पर प्रभाव डालेगा? स्मॉल वाई पर प्रभाव डालेगा। यानी जब बीज की आकृति और बीज चोल के रंग के जीन लेकर अपने एक साथ वंशागति का अध्ययन करते हैं ना, तब बच्चों ये जो बीज की आकृति का निर्धारण करने वाला जीन बीज चोल के रंग के निर्धारण करने वाले जीन को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, और ये दोनों जीन क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से अपना अपव्यूहन प्रदर्शित करते हैं या अपने लक्षण प्रकट करते हैं। इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्ययन के नियम की डेफिनेशन की अगर बात करें तो स्वतंत्र अपव्ययन के नियम के अनुसार जब एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीनों के मध्य संकरण की क्रिया करवाई जाती है तो सभी जीन स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रकट करते हैं या फिर अपने स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। अपव्यूहित का मतलब अपने लक्षण ही प्रकट करना होता है। तो ये नियम के अपने डेफिनेशन बच्चों बता सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? इस नियम के अनुसार द्विसंकर या बहुसंकर संकरण करवाया जाता है तो भिन्न भिन्न लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं भी अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करेंगे या फिर अपने लक्षण प्रकट करेंगे। जैसे मेंडल ने जो
प्रयोग किया था, जैसे गोल पीले व झुर्रीदार हरे बीज वाले पादपों के मध्य संकरण, पादपों के मध्य संकरण, पादपों के मध्य संकरण। तो मेंडल ने क्या किया बच्चों, एक तो बीज गोल बीज लिए और उन बीज का कलर कैसा था बच्चों, पीला था। गोल पीले बीज वाले पादप लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। गोल पीले बीज वाले, गोल क्या है, बीज की आकृति है, और पीला उसका क्या है, बीज कवच का या बीज चोल का कलर है। गोल पीले बीज वाले। और दूसरे लिए थे बच्चों झुर्रीदार हरे बीज वाले पादप। एक तो गोल पीले बीज वाले पादप ले लिए बच्चों, और एक झुर्रीदार हरे बीज वाले पादप ले लिए। गोल पीले बीज वाले क्या है बच्चों, गोल बीज जो होता है उसको अपने आर से, राउंड आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर है तो गोल है, और स्मॉल आर है तो बच्चों झुर्रीदार है। बीज गोल बीज आर लिख दिया, पीले बीज है तो इसको बच्चों कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल वाई से। झुर्रीदार, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, और हरे के लिए बच्चों स्मॉल वाई, स्मॉल वाई से प्रदर्शित करेंगे। अब देखो इनके गेमेट्स बनाते हैं। अब देखो गेमेट्स बनाने के लिए जो कुछ सूत्र आते हैं, उन सूत्रों की मैं पहले चर्चा कर लेता हूं, अब बाकी अपने बाद में बात करेंगे इसके गेमेट्स कितने बनेंगे। तो सबसे पहले अपने जो बात करते हैं युग्मक निर्माण के लिए, यहां पर मैं लिख देता हूं युग्मकों की संख्या। युग्मकों की जो संख्या है वो अपने क्या करते हैं बच्चों, रटने पे जोर देते हैं। रटेंगे तो याद नहीं होगा, आप देख लो। युग्मकों की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र होता है n की 2 की स्क्वायर n, 2 की स्क्वायर n। यहां पर n क्या है बच्चों, यहां पर n विषम युग्मजी जीन या लक्षण है। यहां पर n क्या है बच्चों, विषम युग्मजी जीन या लक्षण है। जैसे हम बात कर लेते हैं यहां पर इस r की, यानी गोल बीज है r और एक है झुर्रीदार बीज। हमने केवल बीज की आकृति का ही लक्षण ले लिया। अब देखो हमें कंफ्यूज हो गए कि इसके गेमेट्स बनेंगे कितने, गेमेट्स मतलब युग्मक कितने बनेंगे। अब देखो या तो आप क्या करते हो, ऐसे कर लेते हो, आर ऐसे कर लेते हो, फिर कंफ्यूज हो जाते हो, फिर कैसे करेंगे आगे भाई। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो सूत्र याद रख लेना 2 की स्क्वायर n का मतलब यहाँ पर विषम युग्मजी जीन या लक्षण है। विषम युग्मजी का मतलब जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ मिले आपको r, तो यहाँ पर विषम युग्मजी का मतलब यहाँ पर लेते हैं अप्रभावी से। तो अप्रभावी जीन कौन सा है बच्चों, स्मॉल r, एक ही तो है। अगर यहाँ पर बच्चों एक स्मॉल r अप्रभावी है, तब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तब अपने 2 है। n की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 1 है ना। यहाँ पर अप्रभावी या विषम युग्मजी जीन कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो 2 की स्क्वायर 1, तो 2। कितने युग्मक बनेंगे बच्चों, 2 युग्मक बनेंगे। 2 कौन से बनेंगे, देखो एक कैपिटल R बन जाएगा और एक स्मॉल r बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर दोनों ही क्या हो हमारे पास बच्चों, कैपिटल R हो, तो यहाँ पर कोई विषम युग्मजी या अप्रभावी जीन आपको दिखाई दे रहा है क्या। अगर दोनों के दोनों R कैपिटल R है, मतलब दोनों प्रभावी जीन है, तो अप्रभावी जीन या फिर विषम युग्मजी जीन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, कोई भी विषम युग्मजी जीन नहीं है। तो यहाँ पर अपने 2 की स्क्वायर 0 कर देंगे। n बराबर यहाँ पर क्या होगा, n बराबर 0 होगा। n बराबर 0 होगा तो बच्चों n बराबर
2 की स्क्वायर 0 का मान होता है 1, तो कितना युग्मक बनेगा बच्चों? 1 युग्मक बनेगा। इन दोनों r से क्या युग्मक बनेगा बच्चों? 1 युग्मक बनेगा। तो युग्मकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या सूत्र है बच्चों? 2 की स्क्वायर n। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अपने r ले लेते हैं, r ले लेते हैं सबसे पहले। तो r है तो n बराबर क्या है बच्चों? n बराबर है 0। सूत्र हमारा क्या था? 2 की स्क्वायर n था ना, तो 2 की स्क्वायर 0 बराबर क्या होगा बच्चों? 1। केवल कितना युग्मक बनेगा? 1 ही युग्मक बनेगा। हम ले लेते हैं r, ठीक है, r ले लिया। तब बच्चों देखो n बराबर कितना है? 1 है ना, तो 2 की स्क्वायर 1, कितने युग्मक बनेंगे बच्चों? 2 युग्मक बनेंगे। कितने युग्मक बनेंगे? 2 युग्मक बनेंगे। अब यदि ये मान लो कि ये r और y हो, r और y हो, तब बच्चों एक तो r का युग्मक बनेगा और एक y का युग्मक बनेगा। यदि ऐसा हो जाए बच्चों r y और y, तब यहाँ पर आप देख सकते हैं विषम युग्मजीय या अप्रभावी जीन कितने होंगे। यहाँ पर देखो अगर r y है ना, तब बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर r y हो तो दोनों के दोनों क्या है? प्रभावी है ना। तो यहाँ पर बच्चों एक r आएगा और एक y आएगा। केवल 2 ही युग्मक बनेंगे। 2 तो इसलिए बनेंगे क्योंकि यहाँ पर एक तो r का बन जाएगा और एक y का बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अपने आगे युग्मकों की संख्या ज्ञात करना। अब थोड़ी सी इसको देख लेते हैं, फिर अपने इसके आगे की चर्चा करेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपके। अब देखो इसका गैमेट्स क्या बनेगा? r और y बनेगा। इसका क्या बनेगा बच्चों? स्मॉल r और स्मॉल y। इनके मध्य हमने क्या करवाया? संकरण करवाया। संकरण करवाया तो बच्चों हमारे पास प्राप्त होगा r। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, जब पहले अपने जो लक्षण लिखते हैं ना, उसी का अप्रभावी रूप लिखना। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख दो r y, ऐसा गलत माना जाता है। हम जिस लक्षण को पहले लिख रहे हैं या जिस प्रभावी जीन को पहले लिख रहे हैं, उसी के साथ उसका अप्रभावी विकल्प भी लिखा जाएगा। अगर यदि हम ऐसे लिख रहे हैं ना y, तो इसके साथ इसका अप्रभावी y लिखा जाएगा, उसके बाद r लिखा जाएगा और उसके बाद r लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखा जाएगा। पहले आप अगर r ले रहे हो ना, तो उस r का स्मॉल r भी साथ में आएगा, यानी r प्रभावी और स्मॉल r क्या है? अप्रभावी। तो पहले स्मॉल r और पहले कैपिटल R और फिर स्मॉल r, फिर उसके बाद बच्चों क्या है? कैपिटल Y और स्मॉल y। अब देखो यहाँ पर प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम हमने देखा था। प्रभाविता का नियम कहता है कि जो प्रभावी लक्षण है वही प्रकट होंगे। R क्या है? यहाँ पर प्रभावी है। R जीन क्या है? प्रभावी है। और लक्षण कौन सा ले रहा है बच्चों? गोल। लक्षण कौन सा ले रहा है? गोल। ये क्या है बच्चों? अप्रभावी है। ये क्या है? अप्रभावी है। और लक्षण कैसा ले रहा है बच्चों? झुर्रीदार। ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या है? कैपिटल Y। ये भी क्या है बच्चों? प्रभावी है। प्रभावी है और लक्षण कैसा ले रहा है बच्चों? पीला रंग का। उसके बाद स्मॉल y, ये क्या है बच्चों? अप्रभावी है। अप्रभावी है और लक्षण कैसा ले रहा है बच्चों? ये हरा लक्षण ले रहा है। तब प्रभाविता का नियम कहता है कि जो प्रभावी जीन होगा ना, वही अपना लक्षण प्रकट करेगा FNPD में। तो यहाँ पर जो FNPD प्राप्त हुए, इसमें सारे पादप कैसे प्राप्त हुए? गोल, पीले, बीज वाले। गोल, पीले, बीज वाले। और ये PD कौन सी है बच्चों? FNPD है। ये PD कौन सी है बच्चों? FNPD है। अब यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा यहाँ पर कैसे पादप प्राप्त हुए बच्चों? गोल। गोल को कौन नियंत्रित कर रहा है? R जीन नियंत्रित कर रहा है। पीले रंग को कौन नियंत्रित कर रहा है? Y जीन नियंत्रित कर रहा है। देखो R जीन ने भी अपने लक्षण प्रकट किए हैं और Y जीन ने भी अपने लक्षण यहाँ पर क्या किए? प्रकट किए हैं। तो यही स्वतंत्र अपव्यय का नियम है। यानी जब एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन जब एक साथ वंशागत होते हैं, तो वो जीन
आपस में एक दूसरे को बिना प्रभावित किए स्वतंत्र रूप से आगे अपने लक्षण प्रकट करते हैं। यदि ये R जीन इस Y को क्या करता बच्चों, प्रभावित करता ना, तो यहाँ पर पीले रंग का जो पुष्प अपने बीज चोल है वो प्राप्त नहीं होते, बीज प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर R जीन है वो अपनी गोल आकृति है उसको स्वतंत्र रूप से अपव्यक्त कर रहा है, और Y जीन अपने पीले रंग को स्वतंत्र रूप से अपव्यक्त कर रहा है। अब अपने यहाँ पर थोड़ा सा जो युग्मकों की संख्या, यहाँ तक आपकी समझ में आ गई। अब यदि हमारे पास ऐसा आ जाए स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल Y और स्मॉल y, ठीक है बच्चों, ये आ गया अपने पास, देख लो ये आ गया। अब देखो मैंने कहा n बराबर क्या होता है, विषम युग्मजी जीन या विषम युग्मजी लक्षणों की संख्या, या फिर अपने शॉर्ट में अपने समझने के लिए बात करें तो अप्रभावी जीन की संख्या मान सकते हो आप, अपने समझने के लिए बता रहा हूं मैं। यहाँ पर देखो अप्रभावी क्या है, R तो प्रभावी है, यहाँ देखो R क्या है, प्रभावी है। स्मॉल r क्या है बच्चों, अप्रभावी है, तो स्मॉल r। कैपिटल Y प्रभावी है, लेकिन स्मॉल i क्या है बच्चों, अप्रभावी है। तो यहाँ पर देखो जो अपने पास अप्रभावी जीन कितने हो गए बच्चों, एक तो ये स्मॉल r हो गया और एक स्मॉल y हो गया। अप्रभावी जीन कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए ना, तो n बराबर कितना आएगा, 2, n बराबर 2, और 2 की स्क्वायर 2 बच्चों कितना होता है, 4। कितने युग्मक बनेंगे, इससे आगे 4 युग्मक बनेंगे। अब देखो इसी प्रकार लक्षण भी अपने बता सकते हैं, लक्षण भी अपने बता सकते हैं। लक्षण ज्ञात करने का सूत्र भी बच्चों यही होता है, लक्षण ज्ञात करने का सूत्र भी यही होता है। अब लक्षण ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा बच्चों, यही होगा। यदि हम बताना चाहें कि कितने प्रकार के पादप प्राप्त होंगे, तो अब यहाँ पर देखो कितने प्रकार के पादप प्राप्त होंगे तो अपने बता सकते हैं। यहाँ पर लक्षण स्वरूप जो ज्ञात करना है, लक्षण स्वरूप ज्ञात करने का जो सूत्र होता है बच्चों, वो भी 2 की स्क्वायर n होता है। यहाँ पर देखो ये इसके अंदर n का क्या मतलब है, n का मतलब है अप्रभावी जीन मान लो, अप्रभावी जीन मान लो, या फिर विषम युग्मजी जीन मान लो, या फिर अप्रभावी अपने लक्षण मान लो। यहाँ पर देखो अप्रभावी जीन मान लेते हैं, अपने समझ में सही रहेगा। तो एक स्मॉल r और एक स्मॉल y है। n बराबर कितने हो गए बच्चों, 2 है ना, n बराबर 2, तो 2 की स्क्वायर 2 बराबर 4। यदि इसको अपने लेके चलते हैं ना, तो आगे 4 प्रकार के लक्षण वाले पादप प्राप्त होंगे, जो अपने चेकर बोर्ड या अपने बेटसन पुनेट बोर्ड जो पढ़ेंगे ना, उसमें बच्चों आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई देगा, अपने बात करेंगे। लेकिन अब एक सूत्र अलग आ जाता है बच्चों, यदि हमें जीन प्ररूप ज्ञात करना हो, जीन प्ररूप ज्ञात करना हो, जीन प्ररूप ज्ञात करने के लिए जो बच्चों अपने पास फॉर्मूला आता है या सूत्र आता है, वो होता है बच्चों 3 की स्क्वायर n, 3 की स्क्वायर n, 3 की स्क्वायर n या 3 की पावर अपने n बोल सकते हैं। n का मतलब यहाँ पर क्या है, विषम युग्मजी जीन या विषम युग्मजी लक्षण। इसी के ले लेते हैं अपने। यहाँ पर देखो जैसे R R Y और Y है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो विषम युग्मजी या अप्रभावी जीन कौन कौन से, स्मॉल r है और स्मॉल y है। तो n बराबर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, n बराबर 2 होगा। तो 3 की स्क्वायर 2 कर लो, कितने टोटल है, 9। टोटल हमारे पास 9 प्रकार के जीन प्ररूप प्राप्त होंगे, किसमें, द्विसंकर संकरण में। अगर हम एक संकर संकरण की बात करें तो बच्चों एक संकर संकरण में n बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 3 की स्क्वायर कितना होगा, 3 प्रकार के जीन प्राप्त हुए थे, जिसका अनुपात था हमारे पास 1:2:1। ये अपने एक संकर संकरण की F2PD का अनुपात आया था ना, 1:2:1। लेकिन अगर द्विसंकर संकरण की बात करें तो उसमें 9 प्रकार के जीन प्ररूप हमें प्राप्त होंगे। और लक्षण कितने प्रकार के प्राप्त होंगे बच्चों, लक्षण होंगे 4 प्रकार के प्राप्त। ये हो गई बच्चों अपने F1PD हो गई। और F1PD की बात करें और ये किसका है, द्विसंकर संकरण का है। अब बात आती है बच्चों अपने द्विसंकर संकरण की
F2PD पर। F2PD पर अपने बात करते हैं। F2PD की अपने बात करनी पड़ेगी तो अपने F2PD की बात करेंगे बेटसन और पुनेट स्क्वायर के आधार पे। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। स्वतंत्र अपव्यय का नियम क्या कहता है, किस पे लागू होता है, ये द्विसंकर संकरण या उससे जो उच्च संकर संकरण उन पर ये लागू होता है। और ये दो जिनों की वंशागति के अंतर्गत अपने अध्ययन किया जाता है। और ये आधारित किस पे है बच्चों, अपने बात करें तो ये द्विसंकर संकरण या फिर बहुसंकर संकरण पे आधारित होता है। और ये नियम क्या कहता है कि जब द्विसंकर संकरण या बहुसंकर संकरण करवाया जाता है तो उसमें जो जितने भी लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन हैं वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से अपनी वंशागति प्रदर्शित करते हैं। तो अपनी वंशागति स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करेंगे, इसलिए इसको स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। अब आती है बच्चों अपने पास द्विसंकर संकरण का चेक करें बोर्ड। द्विसंकर संकरण की F1PD आ गई। अब F2PD को अपने पढ़ते हैं बच्चों चक्र बोर्ड के आधार पे या बेटसन पुनेट स्क्वायर के आधार पे। तो ये दो अपने तीन सूत्र की बात करें बच्चों, ये अपने फॉर्मूला है, ये याद रखना। और इन पर आधारित आपको जैसे ये आपका चैप्टर अपलोड हो जाता है उस वीडियो को आप देखना, देखने के बाद उस दिन आपको शाम को इस पर आधारित 2-4 क्वेश्चन आपको ग्रुप में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, तो उन पे देख लेना। अब देखो अपने चेकर बोर्ड बनाते हैं। F2PD की बात करें अपने, यहाँ पर ये क्या है बच्चों, F1PD है। और F1PD के मध्य जब स्वनिषेचन करवाया जाता है तब बच्चों जो F2PD प्राप्त होगी और F2PD का जीन स्वरूप और लक्षण स्वरूप अनुपात क्या है उसकी बातें कर लेते हैं। नर युग्मक हो गया, मादा युग्मक हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अपने 16 कॉलम बनते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ पर स्वनिषेचन करवा रहे हैं। स्वनिषेचन का मतलब है ये एक पादप प्राप्त हुए, इसके साथ अपने इसी प्रकार के दूसरे पादप का भी निषेचन करवा देते हैं, इसको स्वनिषेचन बोलते हैं। यानी F1PD में प्राप्त होने वाली संततियों का आपस में निषेचन करवाना स्वनिषेचन कहलाता है। अब देखो बच्चों अपने स्वनिषेचन करवा रहे हैं और यहाँ पर अपने पास जो गैमेट्स बनेंगे उस गैमेट्स बनाने का सूत्र आपको पता चल गया। ये सूत्र होता है 2 की स्क्वायर n, यहाँ पर 2n क्या है, विषम युग्मज या अप्रभावित जीन है। इस आधार पे कितने गैमेट्स बनेंगे, 4 गैमेट्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि गैमेट्स बनेंगे 4, लेकिन वो गैमेट्स 4 गैमेट्स बनेंगे और ये 4 गैमेट्स बनेंगे किस आधार पे, ये अपने बातें कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपने पास ये है जीन स्वरूप है RRYY। तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि अपने को क्या करना है, पहले वाले दोनों ये बीज की आकृति को नियंत्रित करने वाला जीन है, इसको लिख लो R और R। इसका क्रॉस करवा दो एक बार Y के साथ और एक बार स्मॉल y के साथ। दूसरी बार इसका संकरण करवा दो बच्चों इस स्मॉल r के साथ कैपिटल Y और स्मॉल y का। तो अपने क्या बनेगा, पहला गैमेट्स बनेगा कैपिटल R और कैपिटल Y। दूसरा गैमेट्स बनेगा बच्चों कैपिटल R और स्मॉल y। तीसरा बनेगा अपने पास स्मॉल r और कैपिटल Y। और उसके बाद नेक्स्ट बनेगा बच्चों अपने पास स्मॉल r और स्मॉल y। ये 4 गैमेट्स अपने बनेंगे और इन 4 गैमेट्स के आधार पे अपने जो द्विसंकर संकरण की F2PD है उस F2PD को अपने पढ़ेंगे। ये अपने जो चेकर बोर्ड है इसका या फिर बेटसन पुनेट स्क्वायर है वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे आशा आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।